आज का हमारा टॉपिक है रेज्ड आईसीपी, है ना। अगेन फिर वही हम उसी तरीके से शुरुआत करेंगे कि पहले टॉपिक के नाम से समझने की कोशिश करेंगे कि टॉपिक क्या बोल रहा है, फिर उसको हम कंप्लीट करके पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? रेज्ड आईसीपी, यानी कोई चीज है वो रेस हो रही है, आईसीपी रेज हो रही है, ठीक है। आईसीपी यानी इंट्राक्रेनियल प्रेशर। बहुत स्टार्टिंग से समझते हैं हम, फर्स्ट ईयर एंड आर्ट से पढ़ते आ रहे हैं कि एक ब्रेन के अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है। व्हाट इज इंट्राक्रैनियल प्रेशर? मैं अगर एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बोल के बताऊं तो ये हमारा ब्रेन है, इसके अंदर एक प्रेशर एक्सर्ट रहता है, उसको बोलते हैं इंट्राक्रैनियल प्रेशर। वो प्रेशर का मतलब क्या है, किस तरीके से वो प्रेशर डेवलप होता है? अगर वो प्रेशर डेवलप हो रहा है तो फिर वो अगर वो हमारे टिश्यूज को दबा देगा, टिश्यूज मतलब हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर को दबा देना चाहिए उसको, तो अगर वो प्रेशर लगा रहा है फिर हमारे ब्रेन टिश्यू क्यों नहीं दबते? क्या सारी मैकेनिज्म में क्यों ये प्रेशर ऑलरेडी रहता है, फिर कब बढ़ जाता है, क्या रेंज रहती है, आज हम वो सारी चीजों को टच करने की कोशिश करेंगे। आपने ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा हुआ है? ब्रेन किस तरीके से होता है हमारा? अगर मैं आपसे बोलूं ब्रेन हमारा किस तरीके से होता है, ऊपर की तरफ क्या होता है? क्रेनियम होता है, और अंदर उसके क्या होता है? अंदर उसके होता है ब्रेन हमारा, यानी सेरिब्रल, हमारा पूरा सेरिब्रल उसके अंदर होता है। जैसे एक सेकेंड, मैं जिसका अगर मैं ये पार्ट बोलूं, ये देखो किस तरीके से इसमें आपको नजर आ रहा है कि बाहर की तरफ हमारा ये जो पार्ट है ये हमारा होता है क्रेनियम यानी स्कल बोन, और उसके अंदर रखा हुआ होता है हमारा ये ब्रेन। रखा हुआ है कि नहीं? इंट्राक्रेनियल प्रेशर का मतलब होता है कि क्रेनियम यानी क्रेनियल का प्रेशर, यानी जो ये ऊपर की स्कल बोन है ये ब्रेन पर प्रेशर लगा रही है कंटिन्यूअसली, यानी ये स्कल बोन ब्रेन पर कंटिन्यूअसली प्रेशर लगा रही है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन डेवलप होना चाहिए बहुत अच्छा सा, कि अगर ये क्रेनियम ब्रेन पर प्रेशर लगा रही है तो ब्रेन को तो श्रिंक कर जाना चाहिए था, ब्रेन को तो दब जाना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं होता? ब्रेन क्यों नहीं दबता? और क्या अकेला क्रेनियम ही प्रेशर लगाता है? और भी तो कई सारे स्ट्रक्चर्स है जो हमने पढ़े हैं कि जो स्कल और ब्रेन के बीच में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं। बोले क्या क्या आते हैं? जैसे हमारा सीएसएफ आता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी तो भरा होता है ब्रेन और क्रेनियम के बीच में, उसका भी एक प्रेशर होता है। हमारी आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, वो सब मिलकर ब्रेन के ऊपर कंटिन्यूअसली प्रेशर लगा रही होती हैं। तो अगर कंटिन्यूअसली वो ब्रेन के ऊपर प्रेशर लगा रही हैं तो ब्रेन को दब जाना चाहिए। फिर ब्रेन दबता क्यों नहीं है? क्या रीजन है कि ब्रेन हमारा नहीं दबता? देखो इस तरीके से देखने की कोशिश करो, मैं आपको बताऊं। सपोज करो ये मेरा ब्रेन है, ठीक है, ये मेरा ब्रेन स्ट्रक्चर है, ऊपर ये मेरा स्कल रखा हुआ है क्रेनियम, ठीक है। अब मेरा क्रेनियम क्या है? कंटिन्यूअसली एक प्रेशर में है जो उस ब्रेन को दबा के रखा हुआ है। वरना आप सपोज करो अगर आप इस तरीके से, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, अगर मैं इस तरीके से करूंगा तो मेरा ब्रेन क्या होगा, अंदर का ब्रेन टिश्यू झटका मार के क्रेनियम में पड़ेगा और इस तरीके से हिल के वो तो पूरा टूट टाट जाएगा। सारी अंदर की नर्व आर्टरी वेन सब टूट टाट के बगल हो जाएंगी, सब टूट टाट जाएगा, अंदर टिश्यूज से सब खत्म हो जाएंगे। हम किस तरीके से, हमें कितने नॉर्मल झटके लगते हैं, हम दिन में 10 बार गिरते हैं। मैं कंटिन्यूअसली फ्लेक्शन एक्सटेंशन इस तरीके से कर रहा हूं तो मेरा, इस तरीके से मैं करूं तो मेरा तो ब्रेन इस तरीके से हिलना चाहिए। फिर ब्रेन क्यों नहीं है? ब्रेन अंदर इतना सेफली क्यों है? क्यों? क्योंकि जब ये जो मेरा ब्रेन का स्ट्रक्चर रखा है उसके ऊपर ये क्रेनियम, मेरी जो स्कल बोन है, ये ऊपर से उस पर कंटिन्यूअसली क्या प्रेशर लगा के उसको अंदर की तरफ दबा के रखी हुई है। क्रेनियम नहीं, क्रेनियम के अंदर जो एक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, हमने पढ़ा है कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, क्या काम करता है? एक तो प्रोटेक्टिव शॉक एब्जॉर्बर होता है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है, प्लस न्यूट्रिशियंट भी प्रोवाइड करता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन में भी होता है, स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है, तो वो न्यूट्रिशियंट भी देता है प्लस शॉक एब्जॉर्बर भी होता है, तो वो भी कंटिन्यूअसली ब्रेन पर फोर्स लगा रहा होता है। वो भी, वो सब, ये सब क्या आर्टरीज होती हैं। आर्टरीज आपको पता है, स्कल ब्रेन के ऊपर जो आर्टरीज होती है ना जितनी, वो भी कंटिन्यूअसली ब्रेन पे फोर्स लगाती हैं। वेन्स होती हैं, वेन्स वो भी कंटिन्यूअसली फोर्स लगाती है। अगर मैं ऑन एन एवरेज बोलूं तो चार पांच चीजें हो जाती है। क्या? क्रेनियम हो गया, सीएसएफ हो गया, आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, ये सब मिलकर हमारे ब्रेन पर, ब्रेन में अंदर की तरफ इस तरीके से, जैसे ये मेरे को चारों तरफ से घेर के रखा है, चारों तरफ से अंदर की तरफ ब्रेन में प्रेशर लगा के उसको अंदर दबा के रखेंगे।
क्यों दबा के रखें? आप बहुत सिंपल समझते हो, अगर इस तरीके से मैं कोई भी मूवमेंट करूं, नीचे करूं, तो ग्रेविटी तो ब्रेन तो नीचे आ जाए, मेरा स्कल से टकराएगा ब्रेन। क्यों नहीं टकराता? क्यों? क्योंकि प्रेशर लगा हुआ है बाहर से। फिर अगेन फिर माइंड में वही क्वेश्चन आएगा कि सर अगर ठीक है बाहर से प्रेशर लगा, अच्छी बात है, लेकिन अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा हो गया, वो तो ब्रेन को श्रिंक कर देगा, दबा देगा ब्रेन को ज्यादा। इसका मतलब क्या है कि ब्रेन भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा के रखता है। अब न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी फोर्स एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स, एवरी मोशन एंड इक्वल अपोजिट रिएक्शन फोर्स। अब कोई भी एक फोर्स जनरेट होता है, उसके अपोजिट एंड इक्वल उतना ही फोर्स जनरेट होता है। यानी जितना प्रेशर ये क्रेनियम और ये सारे स्ट्रक्चर्स मेरे ब्रेन पे लगाते हैं, उतने ही मेरा ये ब्रेन टिश्यू उतना ही प्रेशर अगेन इन सब पे लगा रहा होता है। तब ये इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहता है। इस जो जितने बाहर के स्ट्रक्चर्स है, जो सीएसएफ वगैरह वो सब लगाते हैं, उस प्रेशर को तो आप बोलते हैं आईसीएफ, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। मगर जो ब्रेन लगा रहा होता है, उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर। सेरिब्रल यानी हमारा सेरिब्रल ब्रेन, ये होता है सेरिब्रल। ये जो आईसीपी क्या होता है? इंट्राक्रेनियल, क्रेनियल यानी हमारा क्रेनियम। और वो कौन सा प्रेशर होता है? वो होता है हमारा सेरिब्रल यानी ब्रेन टिश्यूज का सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर। वो इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर लगा रहा होता है हमारे क्रेनियम पे और आसपास के वो सारे स्ट्रक्चर्स पे जो लौट के इस पे लगा रहे होते हैं। जब ये कंटिन्यूअसली इक्वल वेरियम मेंटेन रहता है, तब आपका जो ब्रेन है एक प्रॉपर प्रेशर में मेंटेन करके रहता है। यानी अब हम ये माइंड लगा सकते हैं कि जो मेरा ब्रेन है वो तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। मगर जो बाहर से प्रेशर लग रहा है, क्योंकि बाहर से बहुत सारी चीजें थी, हजारों चीजें हम बोल चुके, क्रेनियम है, सीएसएफ है, आर्टरीज है, वेन्स है, या कुछ भी जितने भी जो ब्रेन से आउटर स्ट्रक्चर है, वो सब मिलके प्रेशर लगा रहे हैं और उसके इक्वल एंड अपोजिट ब्रेन प्रेशर लगा रहा है उन सब पे। यही तो हो रहा है। अब क्या होगा? बोले ये प्रेशर किसी भी रीजन की वजह से बढ़ जाए, और अगर ये प्रेशर बढ़ गया तो ये ब्रेन को अब दबाएगा, ब्रेन को श्रिंक करेगा। करेगा कि नहीं करेगा ब्रेन को श्रिंक? तो यही जो प्रेशर बढ़ जाता है, आज हम इस प्रेशर को पढ़ेंगे कि ये प्रेशर किस तरीके से लगता है, क्या क्या होता है, और ये ब्रेन को अगर ये बढ़ जाए तो ब्रेन को ये कैसे दबा देगा। और नॉर्मल लाइफ में क्यों नहीं दबाता? क्योंकि ब्रेन से भी सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर कंटिन्यूअसली लगा हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए आपको, ये बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, जो बिल्कुल बेसिक हम फर्स्ट ईयर एनाट और इन सब में पढ़ के आते हैं, तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया है ना। तो मैंने क्या बोला कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द क्रेनियम ऑन द ब्रेन टिश्यू। यही मैंने आपको बोला, बाहर का स्कल बोन, तो क्रेनियम ऑन द ब्रेन टिश्यू। और क्या क्या बोले मैंने बोला सीएसएफ एंड द ब्रेन्स ब्लड सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। कौन कौन से ब्लड के सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम होते हैं? दो होते हैं, हम जानते हैं, फर्स्ट ईयर एनाट में पढ़ के आए हैं, सर्कल ऑफ विलिस। ये हमारा पूरा आर्टेरियल ब्लड सप्लाई होता है। ये हमारा पूरा कौन सा होता है? आर्टेरियल ब्लड सप्लाई होता है, जो ब्रेन को सप्लाई कर रहा होता है। हम जानते हैं हमारी आर्टरी और वेन्स में कंटिन्यूअस एक ब्लड प्रेशर मेंटेन होकर रहता है कि नहीं रहता, जिससे हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। तो उसी तरीके से ये आर्टरी वेन्स भी इनमें भी कंटिन्यूअस एक प्रेशर मेंटेन होकर रखा रहता है, ये जो प्रेशर ब्रेन पे एक्सर्ट करते हैं। और इन सब प्रेशर को टोटल करके हम इंट्राक्रेनियल प्रेशर नाम दे रहे होते हैं। ये हमारा सर्कल ऑफ विलिस हम पूरा पढ़ के आए, जो आर्टेरियल सप्लाई करता है। उसी तरीके से हमारा वेनस साइनस होता है, ये वेन्स की सप्लाई होती है, जो कंटिन्यूअसली हमारे सप्लाई कर रही होती है ब्रेन को। तो ये भी एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती है। तो मैंने आपको यही बोला था, मैंने क्या बोला कि ब्रेन टिश्यू, सीएसएफ और ब्रेन सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम, मतलब हमारा कौन कौन सा, क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ विलिस और वेनस साइनस वाला, ये सब क्या है? कंटिन्यूअसली प्रेशर लगा रहे हैं, और इस प्रेशर को बोलते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ठीक है, और आईसीपी ऐसी चीज है, देखो आईसीपी क्या है। अब आपसे कोई पूछे कि सर आईसीपी फ्लक्चुएट हो सकती है? बिल्कुल होती है, रेगुलर लाइफ में थोड़ा बहुत नॉर्मली होती रहती है। क्यों होती रहती है? क्योंकि सर ये एक दो चीजों का प्रेशर नहीं है, ये बहुत सारी चीजों का कंबाइंड प्रेशर है। तो अगर कोई एक चीज का प्रेशर हो तो चलो वो तो चेंज ना हो, जब 10-12 चीजें इतनी सारी मिलके अगर उनका सम अप एक इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, यानी कुछ ना कुछ तो चेंज होता ही रहता है। हम जानते हैं आर्टरी का कभी वॉल्यूम कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ब्लड फ्लो कम हो रहा है, सीएसएफ कभी ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, कोई भी रीजन हो सकता है जो आपके इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम ज्यादा करता रहता है, मगर बहुत विद इन अ लिमिट। ये प्रेशर की वैल्यू इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती। आप इमेजिन करके देखो कि
नॉर्मल जो प्रेशर होता है ना वो 0 से लेके 10 mmHg, इतना प्रेशर नॉर्मली होता है। में बात हो रही है यहाँ, याद रखना, सिर्फ इतना प्रेशर नॉर्मली आपका ब्रेन में फ्लक्चुएशन कर सकता है। जब आप नॉर्मली खड़े होते हैं तो आपका प्रेशर 0 और 1 के अराउंड रहता है नॉर्मली, मगर आप थोड़ा बहुत जैसे कफिंग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो ये प्रेशर थोड़ा बढ़ता और घटता है। अब आप बहुत प्यारा क्वेश्चन ये आता है कि आईसीपी कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट इन रिस्पॉन्स टू एक्टिविटी सच एज एक्सरसाइजेस, कफिंग, स्ट्रेनिंग एक्सेट्रा। तो ये क्वेश्चन ये आता है कि ये ऐसा क्या होता है कि कफिंग और एक्सरसाइज इन सब पे कि हमारा इससे इंट्राक्रैनियल प्रेशर अफेक्ट होता है। लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं अरे हम खांसते हैं छींकते हैं तो हमारे ब्रेन में प्रेशर, इंट्राक्रैनियल प्रेशर डेवलप होता है। किस तरीके से, कभी दिमाग लगाया? आप इमेजिन करो आप खांस बॉडी से रहे हो, उसकी वजह से जो प्रेशर डेवलप, जो प्रेशर बिगड़ रहा है वो ब्रेन में बिगड़ रहा है। क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि ड्यूरिंग कफी ड्यू टू इंक्रीज इन दी इंट्राथोरेसिक एंड इंट्रा एब्डोमेन प्रेशर, आप जब खांसते हो ना तो आप अपने थोरेसिक और एब्डोमेन के प्रेशर को बढ़ाते हो। वो प्रेशर बढ़ने की वजह से वो फाइनली प्रेशर लीड करता है सेंट्रल वेनस प्रेशर को, तब जाकर इंट्राक्रैनियल प्रेशर हल्का सा फ्लक्चुएट करता है। क्या बोला कि ड्यूरिंग कफिंग जो आपका कौन सा इंट्राथोरेसिक प्रेशर और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, ये क्या बढ़ जाता है। आप खांस के देखो, आपके थोरेसिक और एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा। ये क्या करता है, ये जो सेंट्रल वेनस प्रेशर है ना उसको हल्का सा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आईसीपी आपकी बढ़ जाती है। सेम इसी तरीके से एक्सरसाइजेस में भी आप इंट्राथोरेसिक और इंट्रा एब्डोमेन प्रेशर बढ़ा रहे होते हैं, उसकी वजह से आईसीपी बढ़ती है। ठीक है, कोई आपसे पूछे तो याद रखना, हमें ये जरूर पता होता है कि कफिंग वगैरह करने से हमारा प्रेशर हल्का सा बढ़ जाता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर, लेकिन हम ये कभी दिमाग नहीं लगाते कि क्यों बढ़ जाता है। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? मेजर्ड इन मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, mmHg। रेस्ट पोजीशन पे, जैसे अगर आप नॉर्मली आप अभी खड़े हो जाओ, अगर आप नॉर्मल पोजीशन पे अपना देखोगे तो जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 10 तक होती है। ठीक है, 0 से लेकर 10 mmHg, यानी क्या कि 10 तक आपके पास इतना वेरिएशन है कि आप 10 mmHg तक अपना प्रेशर बढ़ा सकते हो, मगर इससे ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगेन यहां पर कुछ जगह 0 से लेकर 10 तक होता है, कुछ जगह 15 तक होता है। अब 15 तक क्यों होता है मैं आपको वो भी बताऊंगा आगे। आगे आप 15 तक पढ़ोगे, जब ग्रेडिंग सिस्टम लिखोगे ना तो नॉर्मल को आप 0 to 15 लिखोगे, मगर अभी नॉर्मली आप 0 to 10 लिखोगे। तब आप बोलोगे सर ग्रेडिंग में नॉर्मल में आप 0 to 15 बता रहे हो, यहाँ 0 to 10 बताया। आगे बताऊंगा कि क्यों ग्रेडिंग में मैं आपको 15 तक बता रहा हूं और यहाँ आपको 10 तक क्यों बता रहा हूं। ठीक है, अगर इतना प्रेशर आपका देखो 0 to 10 mmHg तक इतना प्रेशर अगर आपका बढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इतनी खांसी और एक्सरसाइज करने इन सब करने पर, क्योंकि वो सम अप है बहुत सारे प्रेशर्स का, इसलिए इतना चेंजेस तो हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं जो ये प्रेशर आपका बढ़ जाए? क्या क्या रीजन हो सकते हैं? अब आप खुद दिमाग लगा के देख लो कि कोई भी ऐसी चीजें जो आपके प्रॉपर, देखो ब्रेन में मैंने आपको सिंपल सी बता दी कि ये आपका क्रेनियम है, ये आपका अंदर ब्रेन रखा हुआ है, इनके बीच में ये इस पे प्रेशर लगा रहा है, ये इस पे प्रेशर लगा रहा है, और इन सारी जगह में जो ये प्रेशर लग रहा है, यहाँ पर सीएसएफ भरा हुआ है, आर्टरियल फ्लो है, वेनस फ्लो है, क्रेनियम है, ये सब मिलकर प्रेशर लगा रहा है। यानी यहाँ पर जो जगह है वो प्रॉपर लिमिटेड है, यहाँ पर प्रॉपर लिमिटेड जगह है, यहाँ पर किसी और के लिए जगह नहीं है। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा एबनॉर्मल स्ट्रक्चर आ जाए, कोई भी एबनॉर्मल स्ट्रक्चर आ गया, वो अब क्या करेगा, वो अपनी जगह बनाएगा। अगर वो अपनी जगह बनाएगा तो वो एक प्रेशर लगाएगा। अब इमेजिन करके देख लो, कोई भी एक जगह है जहां पर एक ही आदमी घुस सकता है। अगर आप अब ना, अभी 3 सीट वाली कार है, अब उसमें 3 बैठ सकते हैं, मैं आपको बोलूंगी एक चौथा और बैठा लो, तो आप क्या करोगे? अब वो चौथा बैठने के लिए कितना प्रेशर लगाएगा उन तीनों पर, तब वो अंदर बैठ पाएगा। लेकिन वो बैठ जरूर जाएगा, ये बात सही है, कार के अंदर वो बैठ जाएगा, आप उसे बैठा लोगे, लेकिन वो उन तीनों पे कितना प्रेशर लगा रहा होगा अपनी जगह बनाने के लिए। सेम इसी तरीके से ब्रेन में हो रहा है क्या, कि ऑलरेडी जगह स्ट्रक्चर्स अपने बनाए हुए हैं, मगर अगर आप छोटा मोटा अगर कोई स्ट्रक्चर आ गया तो वो भले अपनी जगह बना लेगा, मगर वो आसपास के स्ट्रक्चर्स पे प्रेशर डेवलप करेगा। अगर वो नॉर्मल से ज्यादा हो गया तो फिर वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। किस तरीके से, कि मैं अगर आपको बोल दूं, मैं अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि 4 की जगह मैं 5 बैठा दूं, तो बोले अब क्या होगा? बोले अब सर गाड़ी में बैठ नहीं पाएंगे, दूसरा वाला गेट हमें खोल के बाहर निकलना ही पड़ेगा, वरना इसमें से कोई अंदर एक फंस के मर जाएगा।
तो उसी तरीके से इसमें कि अगर नॉर्मल थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर डेवलप है, थोड़ा बहुत ट्यूमर डेवलप होता है, तो वो क्या होता है कि वो अपनी जगह तो बना लेता है, मगर अंदर एक प्रेशर एक्सर्ट कर देता है, वो फिर वो प्रेशर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। मगर जब एक ऐसा टाइम पीरियड आ गया कि वहां पर वो प्रेशर इतना ज्यादा हो गया, तो फिर आपको अलग से ट्रीटमेंट आईसीपी का करना पड़ जाता है, वरना अंदर के स्ट्रक्चर्स क्या है, दब जाएंगे और कुछ ना कुछ अंदर प्रॉब्लम क्रिएट आपके लिए हो जाएगी। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए उसके लिए जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहेगा हम उसको भी समझेंगे, ठीक है। तो अब अंदर क्या क्या ऐसे लोग हो सकते हैं, मैंने बोला एक गाड़ी में 3 लोग बैठ सकते हैं, अब कोई चौथा, तो वो क्या क्या हो सकता है। अब कोई चौथा आदमी बैठ रहा है यानी कोई वो सॉलिड पार्टिकल है ना, तो कोई भी सॉलिड चीजें अंदर आकर अपनी जगह बनाए, जैसे ब्रेन ट्यूमर। अब कोई ट्यूमर बनेगा तो ब्रेन में जगह तो है नहीं, अब वो ट्यूमर अपनी जगह बनाएगा, ठीक है। कोई भी, मैं आपको अगेन बोल रहा हूं, मास इफेक्ट का मतलब है कोई भी मास वाली पार्टिकल, सॉलिड मास वाला पार्ट, कोई भी मास यानी कोई स्ट्रक्चर आ जाए। पहला पॉइंट है कि कोई स्ट्रक्चर, एबनॉर्मल स्ट्रक्चर डेवलप हो जाए, ठीक है। किससे हो सकता है, बहुत सारे हम सारे पॉइंट पढ़ते हैं कि कोई ब्रेन में ट्यूमर हो जाए, इन्फॉक्शन विद इडीमा। देखो इन्फॉक्शन से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि इन्फॉक्शन से मतलब नहीं है, मगर इन्फॉक्शन की वजह से अगर इडीमा कॉज होगा तो इडीमा अगेन हम जानते हैं इडीमा क्या होता है, स्वेलिंग विद फ्लूइड फिल्ड, फ्लूइड भरा हुआ होता है ना, स्वेलिंग विद फ्लूइड फिल्ड। तो अब वो इडीमा डेवलप होगा तो वो भी अपनी जगह बनाएगा। कंट्यूजन से हमें मतलब नहीं है, लेकिन कंट्यूजन के बाद जो स्वेलिंग होगी, कंट्यूजन से यानी कब, अगर कोई आपको चोट लग गई, कोई भी ट्रोमा हो गया, ब्रेन ट्रोमा, मैंने यूट्यूब पे लेक्चर है पढ़ना, उसमें मैंने प्रॉपर कंफ्यूजन समझाया है कि आपको कोई ब्रेन में आपको कोई भी एक्सीडेंट हो गया, ट्रोमा हो गया, तो उसकी वजह से स्वेलिंग डेवलप होगी, है ना। या फिर सब ड्यूरल और एपिड्यूरल हीमेटोमा हो जाए। हीमेटोमा क्या होता है, हम बात कर चुके हैं, सब ड्यूरल एपिड्यूरल सारे स्पेस में आपको समझा चुका हूं पहले के लास्ट लेक्चर्स में, बहुत सारे लेक्चर्स में आपको मैंने सब ड्यूरल और एपिड्यूरल आपको स्पेसेस समझाए हैं, जाके उन लेक्चर्स को अटेंड करना। मैंने कहता हीमेटोमा का मतलब क्या होता है कि ब्लड वेसल्स वहां रप्चर हो जाए, और अगर ब्लड वेसल रप्चर होगी तो उस जगह पर ब्लड इकट्ठा होगा, और ब्लड का अगर क्लॉट बनेगा तो वो अपनी जगह बनाएगा, जगह बनाएगा तो वो आसपास के स्ट्रक्चर्स पर प्रेशर डेवलप करेगा। यानी मास का मतलब क्या होगा कि एबनॉर्मली कोई भी एबनॉर्मल स्ट्रक्चर वहां पर डेवलप हो रहा है। प्लीज माइक म्यूट। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, कंट्यूजन, सबड्यूरल और एपिड्यूरल हीमेटोमा और एप्सिस। और ब्रेन एप्सिस की तो हम बात करके आ चुकी थी, ब्रेन एप्सिस हमने पढ़ा है कि पस बन रहा है, अगर वहां पे पस बन जाएगा तो वो भी क्या है, मास ही तो होगा, वो भी तो अपनी जगह बनाएगा। ऑल टेंड्स टू डिफॉर्म द एडजेसेंट ब्रेन, यानी अगर कोई पर्टिकुलर आपका ब्रेन है, अगर ब्रेन के इस वाले पार्ट पर अगर कोई एबनॉर्मल स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो वो अपने इसी वाले पार्ट पर प्रेशर एक्सर्ट करके इस वाले पार्ट के ब्रेन को वो दबाएगा। दबाएगा कि नहीं दबाएगा, तो ऑल टेंड्स टू डिफॉर्म दी एडजेसेंट ब्रेन, यानी जो मास इफेक्ट का प्रॉपर ये रहेगा कि वो जिस जगह पे होगा वो पर्टिकुलर ब्रेन के उसी पार्ट को दबाएगा, है कि नहीं। और अगर मैं बोलूं जनरलाइज्ड ब्रेन स्वेलिंग, अगर पूरे ब्रेन में स्वेलिंग आ जाए, हम सीएनएस इंफेक्शन में पढ़ के आई थी, ट्रॉमा में, ब्रेन हेड इंजरी में भी पढ़ के आए हैं कि कोई भी ऐसा रीजन हो जाए जिसमें पूरे ब्रेन में स्वेलिंग आ जाए, अगर पूरे ब्रेन में स्वेलिंग आ गई तो फिर पूरे ब्रेन का प्रेशर बढ़ेगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, अंदर जगह तो है नहीं है, स्वेलिंग अपनी जगह बनाएगी यानी प्रेशर बढ़ेगा। क्या क्या रीजन हो सकते हैं, पहला रीजन हो सकता है ये जो रीजन है ये ओवरऑल ब्रेन के लिए, वो पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट के लिए थे कि उस पॉइंट पे, ट्यूमर पूरे ब्रेन में तो होगा नहीं, एक पॉइंट पे होगा, है ना। हीमोटोमा पूरे पे तो होगा नहीं, हीमोटोमा कहीं पर्टिकुलर जो वाली आर्टरी रप्चर हो रही है जिसकी वजह से जहां ब्लड क्लॉट बन रहा है वही तो होगा। उसी तरीके से जनरलाइज्ड ब्रेन स्वेलिंग पूरे ब्रेन के लिए होती है। क्या क्या होता है, कैन अकर इन इस्चेमिक एनोक्सिया स्टेट्स। इस्चेमिक एनोक्सिया स्टेट्स का मतलब होता है इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्रेन ड्यू टू ड्रॉप इन सेरिब्रल ब्लड फ्लो। क्या मैंने बोला, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्रेन। ऑक्सीजन की सप्लाई कब कब कम कब होगी, जब ब्लड कम हो जाएगा ड्यू टू द ड्रॉप इन द सेरिब्रल ब्लड फ्लो। जो सेरिब्रल में आर्टेरियल ब्लड फ्लो हो रहा है, अगर उसमें क्या हो जाए, आर्टेरियल जो अपन सर्कल ऑफ विलिस पढ़ के आए थे उनमें कोई प्रॉब्लम हो जाए कहीं पर, तो अब ब्रेन को पर्टिकुलर एक जगह पर क्या नहीं मिल पा रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। अब ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से ब्रेन क्या करेगा, स्वेलअप कर जाएगा। एक तरीके से देखो, पहला तो ब्रेन जो स्वेलअप करता है वो एक तरीके से कंपनसेटरी मैकेनिज्म में भी करने की कोशिश करता है खुद को, इसलिए समझने की कोशिश करो, कोई भी चीज है उसको पता है ब्रेन का इतना पार्ट है, ठीक है, अब उसको क्या है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो वो अपना साइज बढ़ाने की कोशिश करता है हल्का सा। क्यों, क्योंकि वो कोशिश करता है मैं अगर साइज बढ़ा लूंगा तो जितने अमाउंट में मुझे मिल रही है मैं उतने में ज्यादा खींच पाऊंगा।
ये आप बिल्कुल उसी तरीके से मानो जब आप क्या होता है, जब आप एक कभी भी आप अगर सपोज करो आपकी आरबीसी क्या है, आरबीसी का नॉर्मल साइप नॉर्मल शेप होता है, ठीक है, नॉर्मल शेप होता है। लेकिन जब भी आप मालूम कहाँ जाते हो, माउंटेन्स पे या कहीं पहाड़ों पे जाते हो ना, तो आपकी आरबीसी है ना अपना साइज बड़ा कर लेती है। क्यों कर लेती है? क्योंकि यहाँ पर तो नॉर्मल अमाउंट में ऑक्सीजन है, मगर पहाड़ों पे क्या है, ऑक्सीजन का लेवल गिर जाता है। तो जो एक नॉर्मल अमाउंट में आरबीसी थी वो तो यहाँ पर आपके प्रॉपर ऑक्सीजन लेके जा रही होती है, मगर जब बाहर पहाड़ों पे क्या ऑक्सीजन का लेवल गिर गया, अब ऑक्सीजन गिर गई। अब ऑक्सीजन गिरने की वजह से मालूम क्या होगा, अब ये जो नॉर्मल आरबीसी थी, अब ये उतनी ऑक्सीजन उसको मिल नहीं रही। तो अभी आरबीसी क्या करेगी, आरबीसी बोलेगी कि मैं अपना साइज बड़ा कर लेती हूँ। तो अब इससे क्या होगा, बोले भले कम ऑक्सीजन मिल रही है लेकिन मैं एक एक आरबीसी ज्यादा ऑक्सीजन लेके जाएगी। बाहर से ऑक्सीजन कम मिल रही है लेकिन एक आरबीसी अब ज्यादा काम कर लेगी। सीधी सी बात है, हमारे पास क्या है कि बोले सप्लाई कम है तो मजदूर बढ़ा दो। इन्होंने क्या करा कि आरबीसी ने अपना साइज बढ़ा लिया। क्यों? क्योंकि बाहर ऑक्सीजन कम है। तो इन्होंने बोला कि जो जो एक आरबीसी पहले एक ही ऑक्सीजन लेके जा रही थी, अब एक आरबीसी दो ऑक्सीजन लेके जाएगी। सपोज पहले एक आरबीसी एक ऑक्सीजन लेके जा रही थी, तो अब वो दो लेके जाएगी। क्योंकि अब आरबीसी अपनी क्वांटिटी में तो एकदम बढ़ा नहीं सकते, नंबर नहीं बढ़ा पाएंगे। अब सपोज करो आरबीसी 50 है, अब आरबीसी अपने आप को 60 नहीं कर पाएंगे एकदम, क्योंकि एकदम बॉडी कुछ नहीं कर पाती, एकदम नंबर अपना नहीं बढ़ा पाती। लेकिन एक बात याद रखना, बॉडी अपनी कभी भी क्वांटिटी एकदम नहीं बढ़ा पाती, मगर क्वालिटी को कम ज्यादा जरूर कर लेती है। बॉडी की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, याद रखना क्या बोल रहा हूं, कि बॉडी अपनी क्वांटिटी कम ज्यादा इतनी जल्दी नहीं कर पाती, मगर क्वालिटी को कर लेती है। आरबीसी अपने आप को इतनी जल्दी नंबर में नहीं बढ़ा पाता, मगर वो अपने साइज में बढ़ा लेता है। ठीक है, बोलता है ठीक है मैं नंबर पे नहीं बढ़ पा रहा हूं, कोई बात नहीं, हमारे जो 50 मजदूर है 60 नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, मैं 50 मजदूरों से ही, जो 50 वर्कर है उनसे अब मैं एक्स्ट्रा काम करवाऊंगा, तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। काम दो काम पे ही तो हो सकता है। आपसे बोले आपको एक्स्ट्रा काम करना है, तो आप क्या बोलोगे कि हम दो लोग हैं, आप मुझे एक लोग और दे दो तो हम काम इस काम को जल्दी कर देंगे। वरना जो हम दो लोग हैं, जो हम 2 घंटे कर रहे थे काम, अब हम 3 घंटे करेंगे, और क्या करेंगे, तभी तो काम कंप्लीट हो पाएगा। तो इसी तरीके से हमारा ब्रेन भी करता है। ब्रेन ये देख लेता है तो अपने आप को थोड़ा सा स्वेलअप करने की स्टार्टिंग में कोशिश करता है, अपना साइज बढ़ाने की कोशिश करता है जब उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, मगर विद इन अ लिमिट। फिर उसके बाद वो स्वेलिंग एबनॉर्मल डेवलप होती है और वो आपके लिए प्रेशर, एबनॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर को एक्सर्ट कर रही होती है। ठीक है, समझ आया? तो इसे बोलते थे कैन अकर इन इस्चेमिक एनोक्सिया स्टेट्स। दूसरा होता है एक्यूट लीवर फेलियर। व्हाट इज एक्यूट लीवर फेलियर? देखो, लीवर फेलियर हमेशा याद रखना, लीवर फेलियर ऑलवेज आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है, आपके ब्रेन के अंदर इंट्राक्रैनियल प्रेशर को बढ़ाता है। मालूम है क्यों? क्योंकि जब भी लीवर फेलियर होता है, एबनॉर्मल एमएमओ अमोनिया को रिलीज करता है, और अमोनिया बहुत एबनॉर्मली रिस्पॉन्सिबल होता है आईसीपी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, लास्ट वन, हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी। ये याद रखना, ये टॉपिक हम पूरा बाद में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन इंड्यूस्ड बाय मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। नाम में ही समझ आ रहा है कि एबनॉर्मल बीपी बढ़ने की वजह से आपके अंदर का क्या होता है, जो ब्रेन है वो एबनॉर्मल फंक्शन करने लग जाता है। अब आप बोलोगे उस वजह से स्वेलिंग क्यों डेवलप होगी? क्योंकि मैंने बोला ना, आर्टीरियल प्रेशर है, अगर ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो आर्टरी के अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, तो अंदर भी ब्रेन स्वेलिंग होगी। यानी जो आपको एबनॉर्मल बीपी की प्रॉब्लम होगी, जिनको हाइपरटेंशन हाइपरसोफ्लोपैथी होगी, जिनके अंदर ब्रेन के अंदर जो सर्कल ऑफ ब्लिस आर्टरी उसके अंदर अगर प्रेशर डेवलप होगा, तो वो भी ब्रेन स्वेलिंग कॉज करेगा। अब ये अगेन वही लाइन लिखी जो मैं आपको इतनी देर से समझा रहा था कि दिस कंडीशन लीड टू डिक्रीज द सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर बट विद मिनिमल टिश्यू शिफ्ट। क्या बात कह रहे हैं? मैंने आपको बताया था, क्या मैंने समझाया था? मैंने आपको क्या समझाया था कि ये आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर है और ये आपका सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर है। अब ये जब ये वाला प्रेशर बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिक इस वाले प्रेशर को घटाएगा, तभी तो उसको दबा पाएगा। तो ये सब क्या करेंगे, ये सब दिस कंडीशन लीड टू डिक्रीज दी सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर। अब इस प्रेशर को ये घटाएंगे तभी तो ये प्रेशर बढ़ेगा। ये प्रेशर बढ़ गया मतलब इसके रिस्पेक्ट में ऑटोमेटिक ये घट गया। एक चीज बात बताओ, अगर ये के है और 1 ए है 1 ए है, अगर ये 2 हो जाए तो ये 2 के रिस्पेक्ट में ऑटोमेटिक 1 छोटा हो गया, तो ये जब बढ़ेगा इसके रिस्पेक्ट में ऑटोमेटिक ये घट जाएगा। ठीक है, इस वजह से आपका ये क्या हो गया, प्रेशर घट गया। तो क्या होगा, लीड टू डिक्रीज द सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर बट विद मिनिमल टिश्यू शिफ्ट।
इसको भी आगे समझेंगे कि हम टिश्यू शिफ्ट किस तरीके से होता है, ठीक है। और अगला है इंक्रीज इन वेनस प्रेशर। मैं आपको पूरा का पूरा वेनस साइनस अभी बताया ही था, इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो क्या पढ़ा कि कैन ड्यू टू दी वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस या हार्ट फेलियर या ऑब्स्ट्रक्शन टू दी वो क्या सुपीरियर मेडिस्टर्नल जुगुलर वेन। जुगुलर वेन होती है ना जो आके सप्लाई करती है नेक के थ्रू ब्रेन में, उसमें क्या है, क्योंकि वो ही मेन वेनस ड्रेनेज लेके जाती है, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो भी आपका प्रेशर ब्रेन में एबनॉर्मल डेवलप हो जाएगा और उससे आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा। और ये तो आप जानते ही हैं, मैंने आपको पूरा हाइड्रोसेफेलस पढ़ाया है, पढ़ लेना यूट्यूब पे जाके कि सीएसएफ फ्लो। अगर आपका जो सीएसएफ हम जानते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को क्या प्रोटेक्ट शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर रहा होता है, प्लस आपका क्या कर रहा होता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह आपको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करा रहा होता है। वो जब बढ़ जाए तो वो क्या कॉज कर देगा, हाइड्रोसेफेलस कॉज कर देगा। और मैंने आपको बताया भी था, हाइड्रोसेफेलस में पढ़ाया भी था कि जब हाइड्रोसेफेलस आपके बॉडी में अगर आपका सीएसएफ बढ़ेगा तो सीधी सी बात है वो फ्लूइड बढ़ेगा तो वो प्रेशर बढ़ेगा ही, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर उसमें भी आपका बढ़ना ही है। और सारी मेनिंजाइल डिसीज मेनिंजाइटिस आपको प्रॉपर पीछे पढ़ा के आ रहा हूं, सब मैंने बताया था कि मेनिंजाइटिस होगा तो इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन होगा तो वहां स्वेलिंग तो डेवलप होनी है, यानी सॉरी एक्सटेंसिव मेनिंजियल डिसीज तो वहां होनी है, यानी ग्रेन्युलोमास और हेमरेजिक कंडीशन तो आपकी वहां पर होनी है। अब ये नॉर्मल ग्रेडिंग समझना, ठीक है। ये ग्रेडिंग क्या कह रही है, ग्रेडिंग आपकी ये बोल रही है कि नॉर्मल आईसीपी 0 से लेके 15 तक होती है। अब वही अगेन फिर बात आ गई, आप बोलोगे सर कि अभी आपने 0 से लेके 10 तक बताया था, अब यहाँ 15 क्यों रख रहे हो। आपको पता है मैं आपको क्या बोलता हूं कि आपको नॉर्मल डायबिटीज आपकी कितनी होनी चाहिए खाना खाने के बाद, बोले 120 सर। फिर आप और आप डायबिटिक वाले पेशेंट को कब बोलते हो कि आपकी उसको पेशेंट को आप डायबिटिक कब हो गई, बोले 150 से ज्यादा हो जाए तो बोले 120 से लेकर और एक से 120 से लेके 150 तक के डिफरेंस को क्या बोलते हो, बोलते हैं प्री डायबिटिक फेज। इसी तरीके से हमारा नॉर्मल प्रेशर तो 10 mmHg तक हम मान लेते हैं, मगर हम एक रेंज लेके चलते हैं। हम मान लेते हैं कि 16 से माइल्ड हो रही है इसके बीच में, यानी ये माइल्ड का, इससे मतलब क्या, ये प्री कंडीशन है। अगर इस पे ये क्या प्री कंडीशन है, ये होने वाली है, तो जो 10 to 15 की कंडीशन होती है ना, वो उसको हम जनरली प्री कंडीशन में मानते हैं। सेम ऐसे बीपी में होता है, क्या होता है कि नॉर्मल हम बीपी मानते हैं 80/120, हाई बीपी 120 मानते हैं। लेकिन अगर हम किसी को बोले कि हाई बीपी क्या है पेशेंट की, तो हम बोलते हैं कि अगर 150 के ऊपर चली गई तो बीपी को हम हाई हाई पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो फिर 120 से लेके, और अगर पेशेंट की 140 है फिर क्या बोलोगे, क्या बोलोगे। तो अब हम क्या बोल देते हैं कि माइल्ड बढ़ी हुई है मगर वो बॉडी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही है। उसी तरीके से 0 to 10 तो नॉर्मल होती है, मगर जो 10 to 15 का डिफरेंस होता है वो नॉर्मल ही होता है, उसको हम ग्रेडिंग में काउंट करते हैं, नॉर्मल काउंट करते हैं, ठीक है। आप समझ आया मैं आपको क्यों बोला डिफरेंस, इसी तरीके से वो डिफरेंस होता है। अगर आप 0 to 15 भी लिख के आओगे तब भी सही है, और 0 to 10 भी लिख के आओगे तब भी सही है, मगर आप 0 to 15 लिख के आइए, जो पीछे 0 to 10 था ना उसको भी आप 0 to 15 लिख के आइए तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। बाकी 0 to 10 भी गलत नहीं होता और 0 to 15 भी गलत नहीं होता। तो 0 to 15 तक आपका नॉर्मल होता है, 15 से ऊपर चले जाए यानी 16 से 20 तक माइल्ड, 20 से 30 तक आपका मॉडरेट हो गया, और 31 से लेके 40 आपका सीवियर हो गया, और 40 के ऊपर आपका वेरी सीवियर कंडीशन हो गई, ठीक है। ये आपकी ग्रेडिंग है। क्या साइन सिम्टम देखेंगे, सिंपल 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 बता रहा हूं, वो ही सारे साइन सिम्टम दिखेंगे जो आपको हाइड्रोसेफेलस में दिखते हैं, और वो सारे साइन सिम्टम दिखेंगे क्योंकि ये ब्रेन के फंक्शन को बिगाड़ रहा है। तो जो सब में पढ़ के आए हो वही साइन सिम्टम दिखेंगे, अलग से कुछ नहीं दिखना। A raised ICP will produce sign and symptoms but does not cause neuronal damage। ये बात याद रखना, ये एक्यूट स्टेज का बोल रहे हैं। जब एक्यूट स्टेज में अगर थोड़ी बहुत आईसीपी बढ़ जाती है तो वो क्या होती है, वो कुछ साइन सिम्टम्स दिखा देगी मगर आपके न्यूरॉन को